प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जो किसके द्वारा रचित है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनका जन्म 1864 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम राम सहाय दुबे था, जो कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण शिक्षा पूर्ण करने के बाद इन्होंने क्या कर ली? रेलवे में नौकरी कर ली, लेकिन कुछ समय बाद रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 1903 से 20 तक इन्होंने 1903 से 20 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध लिखे। साथ ही साथ ये भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री भी थे। और इन्होंने हिंदी व्याकरण, वर्तनी के नियम स्थिर करके हिंदी गद्य की भाषा का क्या परिष्कार किया, यानी उसमें सुधार किया। इनकी प्रमुख रचनाएं थी काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, स्नेह माला, ऋतु तरंगिणी आदि। पाठ परिचय। जो प्रस्तुत निबंध है वे द्विवेदी जी के महिला मोद निबंध शीर्षक से लिया गया है। ये निबंध प्रथम बार सितंबर 1914 में सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखे पांडित्यों का शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। 21वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी सेवा, व्यापार, वाणिज्य सभी क्षेत्रों में पुरुष से कंधा मिलाकर समाज का निर्माण और विकास में अपना योगदान दे रही है। यानी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान और रूढ़िवादी समाज से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। प्रस्तुत निबंध स्त्री शिक्षा को समाज और परिवार के विघटन पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली दकियानुसी सोच को अकाट्य तर्कों द्वारा सिरे से खारिज करता है। साथ ही इनमें दकियानुसी अप्रासंगिक परंपराओं के अंधानुकरण के बजाय विवेक सम्मत तर्कपूर्ण परंपरा को ही ग्रहण करने की बात की गई है। यानी कि प्रस्तुत निबंध में जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं, जो स्त्री शिक्षा को परिवार के विघटन का कारण मानते हैं, उन सब बातों का क्या किया है? विरोध किया है। और हमें क्या करनी चाहिए? जो रूढ़िवादी परंपरा है, जिससे हमारा समाज उन्नति नहीं कर सकता और क्या है, हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन रूढ़िवादी परंपराओं को हमें छोड़ देना चाहिए। और जो परंपरा हमारे समाज के लिए अच्छी है उन सबको अपनाना चाहिए, हमारे लिए अच्छी है उन सबको अपनाना चाहिए। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्री को पढ़ाना उनका और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और लोग ऐसे वैसे भी नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूल और शायद कॉलेजों में शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र, संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को शिक्षित करना, कुमार्गियों को सुमार्गी बनाना और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना। यानी कि जो लोग कहते हैं कि आजकल के जो लोग हैं वो स्त्री शिक्षा को अपने स्त्रियों को पढ़ाना क्या मानते हैं? घर के सुख का नाश मानते हैं। बल्कि ऐसा मानने वाले लोग जो हैं वो ऐसे वैसे नहीं है, पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा पाई है और जो किसके? धर्म ग्रंथों और संस्कृत के क्या रहे हैं? साहित्य से परिचित रहे हैं। वे ही लोग क्या कर रहे हैं? स्त्री शिक्षा का विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने दलीलें भी दी हैं। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपड़ों की भाषा में बात कराई गई। इससे प्रमाणित होता है कि देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल, यानी इससे प्रमाणित होता है अपड़ों की भाषा यानी अनपढ़ों की भाषा में बात कराई गई, जो कुलीन अच्छे घर की स्त्रियां थी। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि उस समय स्त्रियों के पढ़ने का चलन नहीं था। होता तो इतिहास पुराण आदि में क्या मिलता? उनका कोई ना कोई उल्लेख अवश्य ही मिलता। दूसरा, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है। दूसरा क्या मानते हैं वह? कि स्त्रियों को पढ़ाने से क्या होता है? अनर्थ होता है। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी, जिस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वे इस पढ़ाई का ही क्या थे? दुष्परिणाम थे। तीसरा, जिस भाषा में
जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपड़ों की भाषा थी, अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपड़ गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद कर देता है। यानी उनकी दलीलें थी। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर की अपेक्षा तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं। अब इन्होंने जो दलीलें दी उसके संबंध में, नाटकों में स्त्रियों को प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। यानी जो प्राचीन नाटक है, जो पुराने नाटक हैं, जो क्या है, संस्कृत कवियों के द्वारा लिखित जो नाटक है, उनमें स्त्रियों को प्राकृत भाषा में बोलना बताना वो उनके अनपढ़ होने का प्रमाण यानी सबूत नहीं है। अधिक से अधिक इतना कहा जा सकता है कि वे संस्कृत नहीं बोल सकती। केवल हम इतना कह सकते हैं कि वे संस्कृत बोलना नहीं जानती। संस्कृत न बोल सकना न अनपढ़ होने का सबूत है, न ही गंवार होने का सबूत। यानी संस्कृत न बोलना क्या अनपढ़ होने का सबूत नहीं है, ना ही गंवार होने का सबूत है। अच्छा, तो उत्तर रामचरित्र में ऋषियों की वेदांतवादी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत भाषा क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूति, कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही, जो केवल शिक्षित वर्ग था वो ही क्या बोलता था? संस्कृत बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे। यदि इस बात का प्रमाण कोई पहले दे तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अनपढ़ कहने का क्या करे? वो साहस करे। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी? यानी कहते हैं कि इस बात का क्या सबूत है कि उस समय प्राकृत भाषा जो थी वो बोलचाल की भाषा नहीं थी। सबूत तो प्राकृत भाषा के, यानी जो सबूत है वो तो प्राकृत भाषा के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते हैं? वो कहते हैं यदि उस समय प्राकृत भाषा का चलन न होता, जनसाधारण की भाषा नहीं होती, तो जैन और बौद्ध धर्म उस भाषा में नहीं लिखे जाते। भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत में ही क्यों उपदेश देते? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। यानी कहते हैं कि बौद्धों ने जो अपने त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किसमें की थी? प्राकृत भाषा में की थी। इसका प्रमुख कारण क्या था कि वहाँ के जो जनसाधारण थे उनकी बोलचाल की भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी, जिससे लोग उनको पढ़ सके, समझ सके। इसलिए उस समय जैन और बौद्ध जो साहित्य ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में ही लिखे गए थे। अतः प्राकृत बोलना लिखना अपढ़ या अशिक्षित होने का चिन्ह यानी प्रतीक नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य, कुमारपाल चरित्र आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, यदि वह अपढ़ या गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक भी इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय जो थी वो जनसाधारण की भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। इसलिए उन्होंने उन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में ही की। वो कहते हैं यदि प्राकृत भाषा अनपढ़ और गंवार होने का प्रमाण है तो आज भी हमारे समाज में आज जनसाधारण प्रचलित भाषा कौन सी है? हिंदी है। तो हिंदी के भी प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक क्या कहलाएगा? अपढ़ या गंवार कहलाएगा, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। क्यों कहलाएगा? क्योंकि वह यदि प्राकृत भाषा अनपढ़ और गंवार होने का सबूत है तो आज के समय में हिंदी में जो अखबार निकलते हैं, ठीक है, वो संपादक करने वाले अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ गंवार कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में यानी जो जनसाधारण की प्रचलित भाषा में अखबार निकाल रहा है। हिंदी, बांग्ला आदि आजकल की प्राकृत भाषाएं, सोरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री, पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते हैं जिस तरह हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत, ये बात कैसे मानी जा सकती? यानी ये बात नहीं मानी जा सकती कि प्राकृत बोलना क्या है? अपढ़ होने का यानी अनपढ़ होने का सबूत है। यदि प्राकृत भाषा बोलना अनपढ़ होने का सबूत है तो कवि लेखक जो है वो क्या कहते हैं कि हिंदी बोलना भी क्या है? अनपढ़ होने का सबूत है, क्योंकि उस समय जनसाधारण की भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी, और अभी जनसाधारण की भाषा है हिंदी।